नमस्कार, मैं हूं आखिल हुसैन और आप सभी का रोज़ की तरह स्वागत है TV9 राजस्थान के 8 PM शो में, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की सियासत की और बाकी सभी बड़ी खबरों की। तो फिलहाल जो राजस्थान में सियासत देखने को मिल रही है या राजस्थान में इन दिनों जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो दो ही चीज़ें, या तो पेपर लीक वाला मुद्दा या फिर आने वाले उपचुनाव का मुद्दा। अब कहते हैं कि सियासत में कौन सा तीर किस निशाने पर लग जाए कहा नहीं जा सकता। ये आपने अभी पीछे ही दिनों हरियाणा में भी देखा होगा, जब 8 अक्टूबर को सारे नतीजे पलट गए और बीजेपी 48 सीटें जीतकर अब वहाँ सरकार बनाने की तैयारी में लगी है। यही कंडीशन कहीं राजस्थान में ना हो जाए, इसलिए बीजेपी यहाँ और पहले से मुस्तैद हो गई है। और ये इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीजेपी अभी जबकि उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है उससे पहले ही अपनी रिपोर्ट आला कमान को भेज चुकी है, जिसमें 7 सीटों के लिए 3 से 5 नामों का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे पहले बीजेपी में बैठकों का दौर जारी था, लेकिन बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस से 2 कदम आगे नज़र आ रही है और कांग्रेस पीछे 2 कदम दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी बैठकों का दौर कर रही है। इसके अलावा अब तक कांग्रेस अपने अलाइज यानी बीएपी और आरएलपी हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत को भी अभी साथ नहीं रख पा रही है। वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ज़्यादातर प्रेशर की पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज हम उपचुनाव को लेकर ही बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पुष्कर सर। हमेशा की तरह पर्दे के पीछे क्या सियासत चल रही है ये पुष्कर सर से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिक्स दिखाते हैं कि आज ग्राफिक्स में हमने किसे रखा है और उनको क्यों रखा है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी, क्योंकि मैंने अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात की तो आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को हमने क्यों रखा है। मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, जिनके चेहरे पर इस बार ये उपचुनाव लड़ा जाना। और इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि अभी जो हाल ही में मैं जिस बैठक का जिक्र कर रहा था वो बीजेपी के मुख्यालय में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के आवास पर हुई थी, जिससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है चाहे बीजेपी इस उपचुनाव में जीते या हारे, सेहरा सीएम भजनलाल के सर ही बंधेगा। आ जाते हैं बाकी तस्वीरों की तरफ। तो डोटासरा है, गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। इनके अलावा सचिन पायलट को आज के ग्राफिक्स में रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जितनी कांग्रेस की सीटें हैं उसमें से 3 सीटें देखें तो 4 टोटल 7 सीटें हैं, जिनमें से 1 आरएलपी, 1 बीएपी, 1 बीजेपी के पास थी और बाकी की 4 कांग्रेस के पास थी। अगर अलवर वाली सीट को छोड़ दिया जाए तो जुबैर खान जिनका निधन हुआ, उसके अलावा बाकी की 3 सीटों पर सचिन पायलट के समर्थक ही पहले नेता थे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा आप बाकी की तस्वीरें देखकर भी समझ ही गए होंगे, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत। तो आते हैं सबसे पहले अपने सवालों पर। सवालों से पहले एक बार सर, उपचुनाव में अभी आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ पासा जा रहा है, बीजेपी कैसे पीछे आगे चल रही है कांग्रेस से, और कांग्रेस पीछे क्यों चल रही है, इसकी वजह क्या है, उसके बाद हम सवालों का जिक्र करेंगे। देखिए, आप मूवमेंट सियासत में एक चीज होती है सामने दिख रही होती है जी। एक अभी आपने कहा था पर्दे के पीछे की तैयारी जी। तो पर्दे के पीछे की तैयारी में तो हरियाणा चुनाव अगर कहें 8 तारीख के बाद से बीजेपी उत्साह में दिख रही है, लेकिन वो शांत है। लेकिन आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव नतीजा आने के बाद इसीलिए जी खुद सचिन पायलट सामने आए थे, बोले थे राजस्थान हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारी सारी सीटों पर जीत होगी जी। और वो एक उन्होंने वो मिथ की, उसका आफ्टर इफेक्ट यहाँ ना आए, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा सीमाएं लगी हुई हैं और नेता इधर से उधर प्रचार में भी बहुत लगे हुए थे। तो एक तरह से जो मनोबल की बात थी जी, उस पर बात चल रही थी। तो उसमें चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी कहीं पीछे दिख रही थी, कोई तैयारी नहीं दिख रही थी। लेकिन जिस तरह से कल उपचुनाव की तैयारियों को लेकर अलग अलग राज्यों के मंत्रियों और मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई है, यूपी के भी 10 सीटें होनी है उस पर हुई जी, नड्डा के यहाँ, जेपी नड्डा जी के यहाँ। तो उसके बाद यहाँ भी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ भजनलाल शर्मा का जर्मनी दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको जाना था जी। और ये आप निश्चित मानिए 20 तारीख से पहले उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी जैसा माना जा रहा है जी।
तो अब भजनलाल शर्मा 20 तारीख को आएंगे, तो तब तक चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी होगी, तो आप समझ ही रहे हैं नामांकन दिन और उपचुनाव, तो एक फौरी तौर पर एक पूरी जो आपने बताया 3 से 5 नामों का पैनल गया था, उनमें कमोबेश हर सीट पर हो गया है फैसला कि ये, और अगर कांग्रेस किसी और को उतारती है, क्योंकि सामने भी देखना पड़ता है कि कौन उतर रहा है और क्या समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि जो एक ये समीकरण माना जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा मान जाएंगे कि क्या होगा, तो अब वो बैक सीट चला गया है। अब उपचुनाव पर ही बात होगी और उपचुनाव में बीजेपी सलम्बुर सीट छोड़ दीजिए तो बाकी सीटों पर उसका कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन वो इन सारी सीटों पे मजबूती से लड़ेगी और उसका मानना है खीसर हो या 84 हो, यहाँ वो मजबूत है। इसके अलावा वो झुंझुनू में भी पिछले 4 चुनाव से नहीं जीती है, लेकिन वहाँ भी वो वर्चस्व लौटाना चाह रही है, क्योंकि एक उसको फॉर्मूला मिला है हरियाणा से कि ये नहीं है कि सिर्फ एक बिरादरी, या जैसे कि राजस्थान में पूरा वसुंधरा राजे जब तक थी तो जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई नहीं हो पाती थी और दोनों को साथ रखती थी। तो इसलिए बीजेपी के लिए एक बड़ा टेस्ट है, जैसा आपने बताया भजनलाल जी के लिए। तो भजनलाल अपने विदेश दौरे पे जाने से पहले आला कमान को वो नाम दे के अपनी इच्छा बता चुके हैं। मोहर किस पे लगती है ये देखने वाली बात। ठीक है, तो अब अपने सवालों की बात कर लेते हैं कि आज के सवाल क्या है जो सियासी गलियारों में चल रहे हैं। तो पहला सवाल, उपचुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी, बस ऐलान बाकी है। इसकी अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं कि भजनलाल शर्मा जाने से पहले सारी तैयारी करके गए हैं, आलाकमान को पूरी रिपोर्ट सौंप के गए हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो अगर भजनलाल शर्मा के आने से पहले उपचुनाव की घोषणा हो जाती है तो इस बीच ऐलान भी औपचारिक तौर पर फिर कर दिया जा सकता है। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं, क्या उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पिछड़ रही है? जैसा कि हमने अभी अपने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस में अभी सिर्फ बैठकों का मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, रायशुमारी कहा जा रहा है कि हो चुकी है, लेकिन अभी नाम फाइनल कांग्रेस में नहीं हुए हैं, बीजेपी में भी नहीं हुए। लेकिन सर कम से कम करके तो भेज दिए गए आलाकमान को। आपको क्या पता है, ये तो ये एक अलग चीज है। वही अब दरअसल कि ये होता है कि कभी कभी लोग पत्ते नहीं खोलते, बिल्कुल ये चीज उसी में फंसी हुई है जी। अब देखना है कि किसका टिकट मांगने के लिए कितनी दावेदारी है। बिल्कुल। एक सवाल जो बड़ा सवाल है सर, जो आज सबसे ज़्यादा हमें, जितने भी हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, उनसे बात करने के बाद भी यही जानने के लिए मिला है कि बीजेपी और कांग्रेस इस बार अपने या तो पुराने चेहरों पर दाव लगा सकती है या फिर जो उस इलाके के कद्दावर नेता है उन पर ही दाव लगाएगी, क्योंकि ये दोनों के लिए ही एक बड़ा साख का सवाल बना हुआ है। ये विधानसभा चुनाव के बाद आप देखें तो ये दूसरा बड़ा टेस्ट है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। तो क्या अब इसमें बीजेपी की तरफ से देखें तो सतीश पुनिया है जो कि अभी हरियाणा में चुनाव जिताकर आए हैं, उनको वो प्रभारी थे वहाँ पर हरियाणा में और हारी हुई बाजी को जिताया, इस तरह की बातें उनके लिए कैसे कह सकते हैं हारी हुई बाजी? वो तो लगातार 2 बार जीत के आ रही थी, इस बार भी उसने जिस तरह के रुझान थे, जिस तरह से नतीजे पलटे, नहीं जिस तरीके के एग्जिट पोल, और मैं ये इसीलिए आपको बीच में टोक के कहा कि एग्जिट पोल हो या कोई आप 15,000 का सैंपल साइज या 50,000 के सैंपल साइज से पूरे प्रदेश का नहीं, और हरियाणा के जो नतीजे हैं उसमें मानना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीता कौन हरा एग्जिट पोल के हिसाब से जी। एग्जिट पोल ने दिखाया कुछ हो, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है वो 39% इधर है, 39% उधर है, उधर 0.3 है, उधर 0.92 है, तो 1% फीसदी में 11 सीटों का अंतर हो गया है। और इसलिए कि हम किसी एग्जिट पोल पर ज़्यादा विश्वास करें जब तक चुनाव नतीजे आ न जाए। तो आपको क्या लगता है कि अभी सतीश पुनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो या फिर खीवसर में ज्योति मिर्धा हो, सतीश पुनिया के लिए झुंझुनू की सीट कही जा रही है? अब मैं बताऊं, वो दरअसल देखिए जाट बहुल सीट है जी,
झुंझुनू बृजेंद्र ओला वहाँ से विधायक थे, बिल्कुल। आप सांसद हो गए। शीशराम ओला के पुत्र परिवार की परंपरागत सीट है जी। शीशराम ओला जी सांसद रहे, विधायक रहे उससे पहले, वो वहाँ की परंपरागत सीट है कांग्रेस के लिए। लेकिन बीजेपी इन सब नैरेटिव को तोड़ने के ही लिए जानी जाती है जी। हालांकि 4 चुनाव से वहाँ नहीं जीती है, तो झुंझुनू में मुझे नहीं लगता सतीश पूनिया, अब इतनी बड़ी लहर थी 120 सीटों की, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर जैसे नेता चुनाव हार गए जी। और अब वो झुंझुनू जाएं। सतीश पूनिया हालांकि वो गाय बगाए बोल रहे हैं कि मेरा जो पार्टी काम देगी, लेकिन अभी मैं यहाँ लड़ने के मूड में नहीं। हाँ, उन्होंने हालांकि मना कर दिया है। लेकिन फिर अगर वही नेता है ना, अगर अभी टिकट दे देगी सर पार्टी, तो वो कहा जाएगा कि आप वही सियासत में एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं। बिल्कुल। लेकिन और अपने हिसाब से होते हैं। मैं आ रहा हूँ सतीश पूनिया पे कंप्लीट कर दूँ। दरअसल सतीश पूनिया प्रदेश प्रभारी हैं जी, वो भी जीती हुई स्टेट के, वो पद तो उनके पास अभी है ही। बिल्कुल। अब या तो वो चाहेंगे कि भजनलाल शर्मा जी रिशफल करें, उसमें उनको रखा जाए जी। भाई उपनेता थे, नेता राजेंद्र राठौड़ भी थे जी पिछली विधानसभा में, तो उनके लिए ये ज़्यादा मुफीद है कि वो अभी केंद्र में आगे आने वाले समय में राज्यसभा के चुनाव मिलेंगे 2 साल बाद 2 सीटों पे, तो वहाँ मौका मिल सकता है। अब पार्टी उनसे क्या कमिटमेंट करती है और वो क्या कमिटमेंट लेते हैं इस पे। और लेकिन आपकी एक बात सही है, मैसेजिंग अभी सरकार मतलब बीजेपी पार्टी भी ये देना चाहेगी कि वो जाट विरोधी नहीं, उसको हरियाणा में 36 बिरादरी को वोट मिला था, तो वो अभी जाटों को इग्नोर नहीं कर रही। क्योंकि एक आप देख लीजिए जो अजमेर से सांसद हैं जी, उन बीजेपी से, उनको छोड़ के और कोई भी मंत्री नहीं है वहाँ जी केंद्र में। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इनको राज्यसभा भेजने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो शीशा मतलब और झुंझुनू कोई सेफ सीट नहीं है भाजपा के लिए। जी बिल्कुल। या तो लड़वाएगी तो कहेगी आप हारिए जीतिए, जीत आएंगे तो यहाँ मंत्री, नहीं तो वहाँ हम ऊपर बुला लेंगे आपको। इसलिए अब बात आई ज्योति मिर्धा पर। ज्योति मिर्धा पर 2 चुनाव लगातार हार गई, एक विधानसभा का, एक लोकसभा, और खुईसर में पीछे ही रहे बिल्कुल। दोनों बार, जब विधानसभा हारी उसके बाद लोकसभा तुरंत हारी। तो मुझे नहीं लगता पार्टी अब इन पर दांव लगाने जाएगी या ज्योति मिर्धा, फिर तो राजनीति आपकी खत्म हो जाएगी ना जी। फिर आप पिटे हुए प्रत्याशी के रूप में जाने जाएंगे। 2 चुनाव आप वहाँ हार चुकी कांग्रेस के लगातार जी, 14 और 19, फिर 24 हारी यहाँ का लोकसभा, 23 हारी विधानसभा। तो कुल मिला, अब दरअसल जब दूसरी पार्टी से नेता आता है तो उसके साथ क्या कैलकुलेशन बन के वो लाई गई, क्या मौका दिया जाएगा। देख रहे थे आप कि किस तरीके से जब राज्यसभा का टिकट ऐलान होना था तो वो कैसे अमित शाह जी से मिलके मोदी जी की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्स पर पोस्ट करती हैं। तो एक चीज मैसेजिंग बड़ी चीज़ है जी। और नेताओं को जो धैर्य रखते हैं, ज़्यादा मीडियम नहीं बोलते, उनको क्या मिलने वाला है ये कम से कम बीजेपी में पता करना अभी मुश्किल है। बिल्कुल। इसके अलावा ये बीजेपी की रही बात, क्योंकि हमने शुरुआत की थी और मेरा सवाल अभी भी वही रहेगा सर, तैयारियों को लेकर। जिस तरह बीजेपी आगे की अभी 2 कदम आगे चल रही है, इसी तरह कांग्रेस क्यों वो चीज़ नहीं कर पाती जिस तरह आप मैसेजिंग की बात कर रहे हैं। अभी देखिए आप बेनीवाल की राजनीति देखिए अभी कि वो जगह जगह जा रहे हैं, सीधा डोटासरा पे तंज कस रहे हैं। राजनीति में जिसको जो जितनी गाली देता है उसी के साथ बैठता है। नहीं, पर अगर आप इसी चीज़ को लोकसभा में भी देखें तो लोकसभा के वक्त भी यही हुआ था कि ऐन वक्त तक भी सीट फाइनल नहीं हो पा रही थी, किसके साथ गठबंधन होना है और किसके साथ गठबंधन नहीं होना है। लास्ट वक्त पे जब कांग्रेस के ही प्रत्याशी वहाँ दोनों जगह से जी 84 में भी भर चुके थे और बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी अपना पर्चा वो भर चुके थे। उसके बाद वापसी लिया तो फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ गए, उसमें भी कुछ वोट गए, हालांकि वो जीते। कांग्रेस इसको आंतरिक लोकतंत्र की बात कहकर बचती है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी का नतीजा यही है।
जी। और इसीलिए कांग्रेस बीजेपी से पीछे होती जा रही है, क्योंकि वहां आंतरिक गुटबा लोकतंत्र के नाम पर कि हर गुटबाजी को बढ़ावा, प्रवक्ता देखिए कहते हैं पूरे चुनाव भर कहते रहे हाँ मेरे यहाँ 2 गुट हैं तो हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे यहाँ शेर हैं, लड़ते हैं, फिर जब हारते हैं तो फिर बताते हैं कि नेताओं ने अपना ही तुप पर रख लिया। तो ये मतलब आला कमान से अगर मैसेज आए, खास तौर से कांग्रेस में के लिए मैं कह रहा हूँ, तो ज़्यादा मैटर करेगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसा। तो अब अगर एक बार ना सीट वाइज सीट बात कर लेते हैं, कुछ सीटें जो ज़्यादा चर्चा में चल रही है पुष्कर साहब। देखिए झुंझुनू की अभी आप भी बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि झुंझुनू से ही सतीश पुनिया का नाम आ रहा है। झुंझुनू में ओला परिवार है, उनका बेटा, उनकी बहू और उनकी पत्नी, ये तीनों संभावित चेहरे माने जा रहे हैं। इनके अलावा और भी लोग हैं। वो तो चक्कर ये है, बीजेपी कांग्रेस अब इस बात की चर्चा वो नहीं लेती कि किसको क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है परिवार का है दे देंगे, वो परिवार पे दांव खेल। पर इनके अलावा लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा भी नजर आ रहे हैं। वो तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है झुंझुनू में? देखिए राजेंद्र गुढ़ा के लिए मुझे नहीं लगता है अब बाइपोलर चुनाव में, वो भी उपचुनाव में, राजेंद्र गुढ़ा को कोई बहुत बड़ी, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने 23 से अभी तक कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं है, जनता के लिए आंदोलन कर रहे हो या वहाँ के किसी मुद्दे को उठा रहे हो। तो उपचुनाव में निर्दलीय तभी जीतता है जब वो किसी पार्टी से उसको टिकट ना मिले और वो उसी पार्टी के लिए मेहनत कर रहा होता है जी। या वो अलग से अपनी मेहनत कर रहा था और मेन चुनाव में वो हारा हो। तो राजेंद्र गुढ़ा बड़बोलेपन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, वनस्पति की वो कोई मतलब जी यहाँ पर झुंझुनू में ठीक है, वो मैंने बताया ना वो जाट बेल्ट के नेता हैं और वहाँ पर जाट बाहुल्य लोग। पर अभी फिलहाल वो जाटों के खिलाफ ही प्रचार कर रहे हैं, उनके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए। खैर दौसा पर आते हैं सर। दौसा क्योंकि मुरारी लाल मीणा वहाँ से सांसद थे, अब उनकी बेटी, बहू और पत्नी दोनों का नाम संभावित चेहरों में शामिल है। लेकिन इनके अलावा आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो नरेश मीणा, जो वो भी सचिन पायलट समर्थक है और सचिन पायलट के कहने पर ही उन्होंने अपना नाम वापस लिया, तो अब वो फिर से खड़े हो गए कि भाई इस बार तो टिकट लेकर ही मानेंगे। कांग्रेस के बारे में इस समय कुछ कहना मुश्किल है किसकी चलेगी, लेकिन आला कमान जब दे गए तो वो चौंकाने वाले नतीजे होंगे। तो देवली उनियारा में क्या लगता है सर? जहाँ वहाँ तो मांग ही रहे हैं, ठीक, वहाँ तो ख्यूसर से मौजूदा नागौर से मौजूदा सांसद हनुमान बेनीवाल ये सीट मांग ही रहे हैं। मगर मैं कांग्रेस के लिए इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस वहाँ पर सचिन पायलट को ही बिहाइंड द कर्टन रख के सारे तरजीह दी जाएगी, सचिन पायलट समर्थित नेताओं को ही। इसके अलावा अच्छा देवली उनियारा की हमने बात कर ली, लेकिन देवली उनियारा में कांग्रेस की अभी हमने बात की, इधर वाले गुट की। बीजेपी में भी यही हाल है, बीजेपी में भी कई कद्दावर बैसला जी हो या बाकी के नेता हो। अब चक्कर वही है कि अब वो बैसला परिवार को जाएगी सीट जी, या वहाँ सवाई माधोपुर का असर दिखाई देगा, जो मंत्री जी हैं कि नहीं हैं उनका असर दिखाई देगा। वहाँ भी वही मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जाने से पहले टिक अपनी मर्जी का लगा गए, अब वो जी बंद है पेटी मतलब। चलिए, तो इसके अलावा तो बाकी की सीटें लगभग क्लियर ही है। खींवसर हो, 84 हो, सलम्बर हो, सलम्बर में बीजेपी का, वहाँ कांग्रेस को लेके झटका है कि शायद राजकुमार राउत को वो सीट ना दे, वो मांग रहे हैं। रामगढ़ में भी जहाँ तक है वो जुबेर खान परिवार से ही किसी को उतारा जाएगा वहाँ से, और वो जहाँ तक लगता है कि वो परंपरागत सीट में आ गई है। बिल्कुल, जैसे ब्रिजेंद्र ओला वाली सीट है, इसी तरह वो रामगढ़ वाली सीट है। खैर फिलहाल उपचुनाव के जो अपडेट है वो यही है, लेकिन अब आने वाले समय में कब क्या बड़ा अपडेट आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उपचुनाव पर ही लगातार चर्चा की जा रही है और किसी भी वक्त उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी अपडेट के साथ हम आपके पास फिर एक बार फिर कल हाजिर होंगे। बाकी आप बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। शुक्रिया।